भारत के इतिहास को देखें तो शायद ही कोई कहानी मुगल साम्राज्य जितनी विशाल, भव्य और विरोधाभासों से भरी हो। ये एक ऐसी दास्तान है जो एक विजेता की तलवार से शुरू होती है, एक कलाकार के हुनर में खिलती है और आखिर में एक बंदी की बेड़ियों में खत्म हो जाती है। अच्छा, जब भी मुगल साम्राज्य का नाम आता है तो मन में क्या आता है? ज्यादातर लोगों के लिए वो तस्वीर ये होती है, ताजमहल। यूनेस्को ने इसे भारत में मुस्लिम कला का नगीना कहा है, और सच भी है। ये सिर्फ एक संगमरमर की इमारत नहीं है, ये एक पूरे दौर की कला, संस्कृति और ताकत की पहचान है। लेकिन बात सिर्फ कला और मोहब्बत की नहीं थी, बात थी जबरदस्त दौलत और आर्थिक शक्ति की भी। चलिए एक अंदाजा लगाते हैं। अपने चरम पर मुगल साम्राज्य पूरी दुनिया की जीडीपी का कितना हिस्सा था? ये 24%। जरा सोचिए, पूरी दुनिया की 1/4 अर्थव्यवस्था। उस वक्त ये दुनिया की सबसे बड़ी और अमीर ताकत थी। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला विरोधाभास हमारे सामने आता है। एक तरफ बेहिसाब दौलत, ताजमहल जैसी शानदार इमारतें और एक ऐसा साम्राज्य जिसने पूरे उपमहाद्वीप को एक कर दिया था, और दूसरी तरफ एक ऐसा दर्दनाक अंत जहां आखिरी बादशाह एक विदेशी ट्रेडिंग कंपनी का पेंशनर बनकर गुमनामी में मरने के लिए बर्मा भेज दिया गया। तो यही सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि आखिर दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक इतनी बुलंदियों पर पहुंचकर पूरी तरह से नक्शे से गायब कैसे हो गया? चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, साम्राज्य का निर्माण। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, और मुगलों की कहानी वो तो जंग के मैदान में लिखी गई थी। इस कहानी का पहला किरदार है बाबर। जरा उसकी वंशावली के बारे में सोचिए। उसकी रगों में इतिहास के 2 सबसे बड़े विजेताओं का खून था, तैमूर और चंगेज खान। तो जब मध्य एशिया में उसके पैर उखड़ गए तो इस शहजादे ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए हिंदुस्तान का रुख किया। साल था 1526 और जगह थी पानीपत का मैदान। ये एक फैसलाकुन लम्हा था। बाबर की मुट्ठी भर सेना दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी की विशाल फौज के सामने थी, लेकिन बाबर के पास एक ऐसा हथियार था जो हिंदुस्तान के लिए नया था, बारूद। उसकी तोपों और बंदूकों की गूंज ने सिर्फ एक जंग नहीं जीती, बल्कि इतिहास बदल दिया और भारत में मुगल शासन की नींव रखी। लेकिन देखिए, साम्राज्य बनाना एक बात है और उसे संभाले रखना बिल्कुल दूसरी। शुरुआत बहुत ही डामाडोल थी। बाबर के बेटे हुमायूं को विरासत में एक बिखरा हुआ साम्राज्य मिला, और तो और उसे जल्द ही शेरशाह सूरी से हारकर फारस भागना पड़ा। पूरे 15 साल। कहानी यहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन 1555 में हुमायूं वापस लौटा, मुगल शासन को फिर से स्थापित किया और अपने साथ फारसी संस्कृति का वो गहरा असर लेकर आया जिसने आने वाली सदियों तक साम्राज्य को एक नई शक्ल दी। और हुमायूं की इसी वापसी ने उस दौर की शुरुआत की जिसे हम आज जानते हैं स्वर्ण युग के नाम से। वैभव और समृद्धि की एक पूरी सदी। इस स्वर्ण युग के 2 सबसे मजबूत स्तंभ थे। पहला, अकबर महान, जो एक यूनिफायर था। उसने एक मजबूत प्रशासन बनाया, साम्राज्य को बढ़ाया और सबसे जरूरी, धार्मिक सहिष्णुता की नीति से एक बहुत विविध आबादी पर राज किया। और फिर कुछ पीढ़ियों बाद आया उसका पोता शाहजहां, जिसे हम द बिल्डर कह सकते हैं। उसके दौर में मुगल वास्तुकला अपने चरम पर पहुंची। उसी ने तो हमें ताजमहल दिया। लेकिन इस सारी खूबसूरती की कीमत बहुत भारी थी, जिसने शाही खजाने पर जबरदस्त बोझ डाला। तो ये मुगल वास्तुकला आखिर है क्या? असल में ये कोई एक शैली नहीं है। ये भारतीय, इस्लामी, फारसी और मध्य एशियाई परंपराओं का एक अद्भुत संगम है, एक फ्यूजन है, जिसमें स्थानीय भारतीय वास्तुकला के तत्व भी घुल मिल गए हैं। और इसकी पहचान दूर से ही हो जाती है ना? वो बड़े गोलाकार गुंबद, कोनों पर खड़ी पतली मीनारें और वो विशाल मेहराबदार दरवाजे, लाल बलुआ पत्थर और दूधिया सफेद संगमरमर का ऐसा लाजवाब इस्तेमाल। लेकिन असली जादू तो बारीकियों में है। वो नाजुक नक्काशी, वो पत्थर की छिद्रित स्क्रीन जिसे जाली कहते हैं। ऐसा लगता है मानो किसी ने पत्थर पर ही कढ़ाई कर दी हो। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी चीज का एक अंत होता है। हर स्वर्ण युग की एक शाम होती है। और मुगलों के लिए ये बड़ा उलटफेर, ये टर्निंग पॉइंट औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ। और मजे की बात यह है कि औरंगजेब के ही दौर में साम्राज्य अपने सबसे बड़े भौगोलिक विस्तार तक पहुंचा। उसका नियंत्रण लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर था। नक्शे पर देखें तो साम्राज्य पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर लग रहा था।
पर यही विशाल आकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। साम्राज्य जरूरत से ज्यादा फैल चुका था। दक्कन में दशकों तक चले विनाशकारी युद्धों ने शाही खजाने को पूरी तरह से खाली कर दिया। और जब पैसा खत्म हो जाता है तो क्या होता है? खाली खजाने और अपनी कट्टर धार्मिक नीतियों के चलते औरंगजेब ने अकबर की सहिष्णुता की नीतियों को पलट दिया। उसने गैर मुसलमानों पर जजिया कर फिर से लगा दिया। नतीजा, पूरे साम्राज्य में असंतोष और विद्रोह की आग भड़क उठी। पतन के बीज बोए जा चुके थे। तो 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ साम्राज्य रातों रात खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये एक लंबे दर्दनाक पतन के दौर में दाखिल हुआ जो 150 साल तक चला। ये पतन कई चरणों में हुआ। पहले कमजोर उत्तराधिकारी आए जो सिर्फ नाम के कठपुतली बादशाह थे। इस खालीपन को भरने के लिए मराठों जैसी क्षेत्रीय ताकतें उठीं और उन्होंने मध्य भारत के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। फिर बाहर से एक जबरदस्त चोट पड़ी। 1739 में फारस के नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा। इससे सिर्फ दौलत ही नहीं गई, मुगलों की इज्जत मिट्टी में मिल गई। और इस बिखरे हुए मंजर में एक नया खिलाड़ी सामने आया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने धीरे धीरे एक एक करके पूरे इलाके पर अपना नियंत्रण जमाना शुरू कर दिया। साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील 1857 के विद्रोह के बाद ठोकी गई। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने गद्दी से उतार दिया और रंगून निर्वासित कर दिया, जहां दुनिया के सबसे महान साम्राज्यों में से एक के आखिरी वारिस ने एक कैदी के रूप में दम तोड़ दिया। तो साम्राज्य का तो अंत हो गया, पर क्या कहानी भी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी विरासत, उसकी छाप आज भी हमारे चारों ओर जिंदा है। हम उनकी वास्तुकला को ताजमहल और लाल किले जैसे विश्व धरोहर स्थलों में देखते हैं। उनकी बनाई प्रशासनिक व्यवस्था बाद के भारतीय राज्यों के लिए एक मॉडल बनी। उनकी संस्कृति, कला, भोजन और रीति रिवाजों में वो फारसी और भारतीय परंपराओं का संगम आज दक्षिण एशिया के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। यहाँ तक कि हमारी भाषा, फारसी का प्रभाव और हिंदुस्तानी का विकास, उसमें भी उनकी छाप है। और ये पूरी कहानी, एक विजेता से लेकर एक बंदी तक का ये सफ़र, हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी साम्राज्य को कैसे याद किया जाना चाहिए? उसकी शानदार उपलब्धियों और सुनहरे दौर के लिए, या फिर उसके दर्दनाक और शर्मनाक अंत के लिए? शायद इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। शायद असली कहानी उस शानदार उदय और उस विनाशकारी पतन के बीच के तनाव में ही कहीं छिपी है।